Now, the last of the times, we were just studying the various exemptions under section 10. आपको ध्यान होगा ऐसा कि एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे. एक हिस्से में हम पढ़ेंगे सन्ड्री एग्जम्पशंस, कुछ छोटे मोटे एग्जम्पशंस. ठीक है. दूसरा हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट द एग्रीकल्चरल इनकम. और तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट द चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. तो जो पहला हिस्सा है जिसमें हम सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस पढ़ने वाले हैं, सन्ड्री एग्जम्पशंस पढ़ने वाले हैं, उसमें से कुछ एग्जम्पशंस हम पढ़ चुके हैं. जैसे हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 1010 BC. व्हाट इज दिस सेक्शन 1010 BC? 1010 BC. ठीक है. As per section 1010 BC, it has been provided that, yes, hello, what is provided in 1010 BC? As per section 1010 BC, it is provided that 1010 BC provided that, yes, what is provided 1010 BC? Provided that 1010 BC, what does it say? Any compensation for natural or man-made disaster paid by central government, state government or local authority is exempt. What is said in 1010 BC? हाँ, अभी आए. मैं पिछली बार पढ़ाया था, अपन ने पिछली बार पढ़ा. कम. हाँ, 1010 BC. What is provided in 1010 BC? Compensation for natural or man-made disaster. जो किसने दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने. वो एग्जम्प्ट है. व्हाट इज 1010 BC? Compensation for natural or man-made disaster which is paid by central government, state government or local authority is exempt. अगला सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 10 सब सेक्शन 16. 1016. What does it say? 1016. 1016. 1016. What does it say? 1016. What does section 1016 say? Scholarship to meet the cost of education is exempt. Section 10 subsection 16. अभी अगला सेक्शन 1017A. 1017A. अंदर का याद है, बाहर का बताओ. 1017A. 1017A. Any award or reward for something which is done in public welfare is exempt if it is given by central government, state government or approved institution. 1017A. अगला सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A. पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो एग्जम्प्ट, क्योंकि फर्म उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है. अगर वही चीज पार्टनर के हाथ में टैक्स की जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा. तो पार्टनर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जम्प्ट. अगला सेक्शन 10 सब सेक्शन 2. व्हाट डज इट से? 10 सब सेक्शन 2. व्हाट डज इट से? 10 सब सेक्शन 2. As per section 10 subsection 2, certain income is exempt. What is exempt? HUF से
यस, 10 सब सेक्शन 2। आइए आइए, 10 सब सेक्शन 2। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, 10 सब सेक्शन 2, as per this section, what is exempt income tax का सब्जेक्ट as per section 10 सब section 2, अगर HUF से मेंबर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है, 10 सब सेक्शन 2। अगला सेक्शन 1026 ट्रिपल ए, एज पर सेक्शन 1026 ट्रिपल ए, सिक्किमीज इंडिविजुअल को अगर सिक्किम से इनकम होती है तो वो एग्जम्प्ट है, 1026 ट्रिपल ए। और फिर अपन ने वो भी पढ़ा था, सिक्किमीज इंडिविजुअल है और उसकी मैरिज हो गई 2008 के पहले या 2008 के बाद, वो सारी कहानी पढ़ी थी। तो वी आर थ्रू विथ इट। अगला सेक्शन पढ़ चुके हैं 1011A, 1011A। पहले पढ़ा लूं थोड़ा, मैं आता हूं क्वेरीज पे। 1011A, एज पर सेक्शन 1011A, इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत अगर ब्याज मिलता है या मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि स्कीम गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली। तो अगर कोई व्यक्ति फैमिली के गर्ल चाइल्ड के नाम पर इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसको जो ब्याज मिलता है या जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट है। वी नो इट। इंडिया की जो फिलॉसॉफी है एग्जम्पशन को लेकर, हमने कहा वो फिलॉसॉफी इन जनरल आपको मिलेगी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। तो यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी एग्जम्प्ट होता है, रेगुलर इनकम भी एग्जम्प्ट होती है और कई बार मैच्योरिटी भी एग्जम्प्ट होती है। वी फॉलो द फिलॉसॉफी एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एंड एग्जम्प्ट। एक स्कीम अपनी खत्म हो गई, सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये आई थिंक लास्ट पॉइंट था जो अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला प्रोविजन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 क्लॉज 6, 10 सब सेक्शन 15 क्लॉज 6। थोड़ा सा इसको मैं आपको ब्रीफ करूंगा, समझना। वैसे मेरा काम बहुत ही सिंपल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम है, ये स्कीम है इन्वेस्टमेंट की, और ये जो भी इन्वेस्टमेंट की स्कीम है, मेरे को आपको ये कहना है कि भारत सरकार की फिलॉसॉफी है टैक्स एंगल से एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट है, रेगुलर इनकम एग्जम्प्ट है और मैच्योरिटी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ये स्कीम डील करती है, इसको हम लोग कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये सब स्कीम्स अपने कोर्स में नहीं है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में कौन पैसा लगा सकता है, कितना लगा सकता है, क्या ब्याज मिलेगा, कितने साल तक जमा करना पड़ेगा, ये एफएम का सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है। इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है कि उस सब पे टैक्स का क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है तो स्कीम आप पढ़ो ऑनलाइन। ठीक है, रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर, राइट। इट इज नॉट अप टू मी टू एक्सप्लेन ऑल दैट एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस दैट वे। ऐसे ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कोई स्कीम है, ये स्कीम क्या है, कौन लगा सकता है, कैसा है, ये सब मेरे को नहीं बताना है। मेरा रोल है आपको इसका टैक्सेशन बताना जो है एग्जम्प्ट, दैट इज द थिंग। पर मैं फिर भी आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम समझाता हूं, थोड़ा उसकी फिलॉसॉफी समझो क्या है। एंड जैसी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ऐसी एक और स्कीम है गोल्ड को लेकर, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसमें कई लोग पैसा लगाते हैं, गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं आजकल। ठीक है, आपने सुना होगा गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, कई कंपनीज के आते हैं, बैंक्स के आते हैं, तो आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। वो एक अलग स्कीम है, दैट इज कॉल्ड एज सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इट इज एज गुड एज अ सोवेर्न फंड। तो वो एक अलग स्कीम है, वो अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अभी मैं बात कर रहा हूं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये स्कीम समझो। सो लेट मी इनिशिएट दिस स्कीम। एग्जैक्टली किस बैकग्राउंड में आई थी, हुआ क्या था।
ये एक पूरी बात आती है आज से 8-10 साल पहले की। और आज से 8-10 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि गवर्नमेंट एक्चुअली इनिशिएटेड अ प्रपोजिशन, और उनका ये कहना था कि वी विल हैव टू इंक्रीज द गोल्ड फंड्स। गोल्ड को हमको बढ़ाना है, गोल्ड फंड्स को हमको बढ़ाना है। तो कैसे अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया में वी वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड रहे। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में गोल्ड इज एज गुड एज यू कैन से करेंसी। हम लोग इंटरनेशनली जब ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। जो अपन पैसे की ट्रेडिंग करते हैं तो इंटरनेशनली जो ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड में ट्रेडिंग होती है। दैट इज व्हाट हैपन्स। तो अब गोल्ड एज अ करेंसी हमको यूज करनी है इंटरनेशनली, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए। दे नीड टू हैव मोर बेटर गोल्ड एज अ डिपॉजिट, ये उनका सोचना था। अभी क्या हुआ कि इंडिया में गोल्ड के इतनी माइंस भी नहीं है, तो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ गोल्ड। हम लोग काफ़ी सारा गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके काफ़ी सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डॉलर में हमको पे करना पड़ता है। ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि देखो क्या बैकग्राउंड था आज से 10 साल पहले 2011 में। दो 2011 में क्या बैकग्राउंड था ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसा था 2011 में कि आवाज नहीं आई। चलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंटफुल नहीं बताया। मैंने ये बताया कि 2011 में ये परिस्थिति थी कि एक तो इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। दैट इज वन थिंग। गोल्ड का इंपोर्ट इसलिए बहुत ज्यादा होता था क्योंकि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है गोल्ड का, लोग काफी गोल्ड खरीदते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो गोल्ड है, तो कई बार हमको जो पेमेंट करने होते हैं वो गोल्ड में करने होते हैं। ठीक है, बैंक्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व्स। हम लोग कई बार सुनते हैं, आई डोंट नो आपने कभी सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 600 टन गोल्ड का रिजर्व है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनकी फेडरल बैंक है उनके पास 7,500 टन का गोल्ड रिजर्व है। तो ऐसी हम चीजें सुनते हैं। अभी इंडिया इज रैंकिंग 9th इन द वर्ल्ड इन गोल्ड रिजर्व्स। तो अभी ये सब बातें आज की हैं। हम आज से 10 साल पहले पहुंच गए जब इंडिया के रिजर्व बैंक के पास इतना गोल्ड रिजर्व नहीं था, और हम 10 साल पहले पहुंच गए उस समय हमारे यहाँ गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। घर में शादी है, फंक्शन है, अपने हम ऐसा कस्टम मानते हैं, ऐसा टेबू है कि गोल्ड सोना खरीद लो, कुछ भी अच्छा है सोना खरीद लो। तो अभी टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी गुड, पर उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी बढ़ जाता था। इंडिया को फॉरेन में बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता था, डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था। डॉलर वैसे ही बढ़ रहा था उस समय, 40 रुपए से 70 रुपए हो गया था विद इन 2-3 ईयर्स, और उस बैकग्राउंड में गोल्ड के कारण इतना पेमेंट करना पड़ता है। तो कई हमारे मिनिस्टर नाराज भी थे, उन्होंने बड़ा नेगेटिवली उसको पोस्ट किया कि हमारे यहाँ की महिलाएं जबरदस्ती गोल्ड खरीदती रहती है जब देखो तब, ऐसा उनने कहा था। काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। एंड 2014 में जब हमारी न्यू गवर्नमेंट आई थी, तो ये न्यू गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा पॉजिटिव टोन में कहा था कि गोल्ड जो है वो हम ये नहीं कह रहे आप मत खरीदो, हम ये कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदो आप, पर अगर आपके पास गोल्ड एक्स्ट्रा पड़ा है, घर में पड़ा है, फालतू पड़ा है, तो उसको बैंक में जमा कर दो। जैसे घर में पैसे ज्यादा पड़े हैं तो क्या करोगे, बैंक में जमा कर दोगे। ऐसे ही हम एक स्कीम देते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। उसके अंतर्गत ये होगा कि अगर आपके पास घर पे गोल्ड पड़ा है तो आप उसको पैसे की तरह बैंक में जमा कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास पुराने कुछ कंगन पड़े हैं, पुरानी कुछ घर में ज्वेलरी पड़ी है, ठीक है, मैं पहनने के लिए, मेरे लिए नहीं, आप चिंता मत करो, टेंशन ले लिया आपने, आई एम जस्ट पुटिंग इट कि पुराने कोई ज्वेलरी पड़ी है घर पे अपने, और अब वो यूज में नहीं आती, डिजाइन उसका पुराना ट्रेडिशनल है,
या इयररिंग्स थे, दो थे, गुम गया, एक टूट गया, पहनने में नहीं आता है, अब वो वैसे घर में रखा हुआ है और लोग उसको बेचते भी नहीं है। इसलिए नहीं बेचते हैं क्योंकि सोना बेचना मतलब इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड टेबू अगेन, ऐसा मतलब कोई बहुत प्रॉब्लम होगी तब सोना बेच रहे हो आप, ऐसा समझा जाता है। तो अब लोग क्योंकि सोना पड़ा है और बेच भी नहीं रहे, घर पे पड़ा है। एक एस्टिमेट आया था अभी पिछले ही हफ्ते आया था, आपने कभी सुना हो कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास 25,000 टन गोल्ड होगा, ठीक है, कंजर्वेटिवली अगर हम कहें तो यूएस फेडरल बैंक के पास 7,500 टन है और इंडियन लोगों के पास उससे 3 4 5 गुना ज्यादा है, और वो भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट था, उसमें भी मंदिरों में जो है वो नहीं काउंट किया उन्होंने। सो इंडिया के पास वैसे भी अपनी जो पुरानी सभ्यता चली आ रही है, जो सोच चली आ रही है, वी ऑलवेज ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ रिजर्व्स विद गोल्ड। तो अभी लोग सोना बेचते नहीं है, ये मतलब अपन सब जानते हैं। तो उनका ये कहना था 2015 में सरकार का कि आपके पास इस तरह का जो गोल्ड पड़ा हुआ है जो वेस्टफुल है, मतलब पहनोगे नहीं आप, या रॉ गोल्ड पड़ा है जिसको बुलियन कहते हैं, तो ये सब जो पड़ा हुआ है ये आप ऐसा कर सकते हो कि आप बैंक में जमा कर दो, हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपने इतने ग्राम गोल्ड जमा किया, उसको रॉ गोल्ड में कन्वर्ट करके। मतलब ऐसा होगा कि आपने मान लो इयररिंग्स ले गए और बैंक में जमा कर दिए, तो हम उसको गला देंगे और आपको लिख के दे देंगे कि आपने 7 ग्राम्स गोल्ड जमा किया है। उसके ऊपर आपको ब्याज भी देंगे, घर में पड़ा है तो ब्याज नहीं मिल रहा है आपको, हम तो आपको उसके ऊपर ब्याज भी देंगे, एनकरेज कर रहे हैं हम। और जिस दिन आपको चाहिए आप बैंक में आके वो डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दो, हम आपको उतना ही ग्राम्स वापस गोल्ड रिटर्न कर देंगे। तो 7 ग्राम्स गोल्ड है, आज आप जमा कर दो, एक एग्जाम्पल, रॉ फॉर्म में, और हम आपको उतना गोल्ड वापस कर देंगे जब आप उसको सर्टिफिकेट करोगे, बीच में ब्याज भी देंगे। ये पूरी स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे हमको ये फायदा कि घर में जो गोल्ड पड़ा है वो बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकते हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भी अपने असेट तो गोल्ड ही है, ठीक है। आज 30,000 का भाव था तो अपन ने बैंक में जमा है, वो 50,000 हो गया तो बैंक से निकलवा के बेच दो, तो आपका असेट तो गोल्ड ही है, तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट का फायदा भी मिल रहा है आपको। थिंक अबाउट इट। एंड साथ ही साथ बैंक को क्या फायदा अब इससे, गवर्नमेंट को यह फायदा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सारा गोल्ड इस प्रकार से आ जाएगा। हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा गोल्ड अगर जमा कर देगा बैंक में तो बैंक के पास गोल्ड बहुत सारा हो जाएगा, राइट। बैंक के पास मान लो 1,000 लोगों ने या 1 करोड़ लोगों ने ऐसा 1 1 ग्राम ही जमा कर दिया, तो बैंक के पास उतना रिजर्व्स बढ़ जाएगा, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, विच विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए वो हेल्प करेगा। तो ये सब उनका प्लानिंग थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिक्योर करने के लिए प्रॉपरली वो हो सके, आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ सके, उसके लिए ये पूरी स्कीम थी। अच्छी स्कीम थी, लोगों ने कुछ जमा भी किया। हालांकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब व्हाइट में होना चाहिए ना, जमा करोगे तो व्हाइट वाला ही है, तो व्हाइट वाला गोल्ड लोगों के पास थोड़ा कम होता है, तो वो प्रॉब्लम थी। बाकी जो भी है लोगों ने जमा किया, काफी लोगों ने जमा किया, कुछ कॉरपोरेट्स ने जमा किया जिनके पास गोल्ड होता है। एंड ये सब बैकग्राउंड में इस स्कीम को एनकरेज कैसे करें, क्योंकि अभी स्कीम तो आ गई, गोल्ड जमा कर दो, ब्याज ले लो, ये सब, इसको एनकरेज कैसे करें, उस पर ब्याज का क्या होगा, फिर मैं जब गोल्ड जमा करूंगा तो क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा, या जब मैं गोल्ड विड्रॉ करूंगा तो क्या उस पर कोई टैक्स लगेगा, ये सब सवाल थे। इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि हम एनकरेज करते हैं इसको। कैसे एनकरेज करते हैं, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, जब आप गोल्ड जमा करोगे और विड्रॉ करोगे वो एग्जम्प्ट है, जमा करोगे और विड्रॉ करोगे वो एग्जम्प्ट है। कहां लिखा है, कैपिटल गेन के चैप्टर में बताता हूं। और जो ब्याज मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, कहां लिखा है, आपके सामने, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 6, ठीक है। यहां पे आपको लिख लेना चाहिए रेफर पेज, आई टेक यू टू दैट पेज, कैपिटल गेन्स, वो लिख लेना चाहिए। आई थिंक पेज 100 के आसपास है समवेयर, पेज 100।
यू विल सी इट ऑन पेज 99 आई थिंक, फोर्थ पॉइंट। वो कैपिटल गेन का हिस्सा है, चैप्टर चल रहा है कैपिटल गेन, उसमें फोर्थ पॉइंट देखो टॉप पे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। मिल पा रहा है? 99 ही है पेज, दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइट? यहां लिख लो पेज 99 पे, रेफर पेज 25, पेज 25 पे लिख लो रेफर पेज 99, लिख लो रेफर पेज 25, और पेज 25 पे अब अपन लिखेंगे रेफर पेज 99। ठीक है ना? जब आप रिवाइज करोगे तो ये क्रॉस लिंकिंग हो जाए इसलिए। अब 10 सबसेक्शन 12A, 10 सबसेक्शन 12A अगला सेक्शन में आपको बताता हूं, और साथ में बताता हूं 10 सबसेक्शन 12B, ये दो सेक्शन बताता हूं। अब यहां पर एक स्कीम की बात हो रही है, उस स्कीम को कई लोग कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम, कई लोग कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। एनपीएस इज द नेम ना, वहां नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको एनपीएस, दोनों सेक्शन में एनपीएस की बात है। सुन लो, मैं एक बार अपनी तरफ से 3 4 5 प्रोविजन बता दूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? इको हो रहा है पीछे कुछ, आओ, ये आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। See, in court this is what happens, right? Sometimes we go to the court, गवाह कह रहा है गुनाह मैंने नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो पता करने के लिए थोड़ी वकालत करनी पड़ती है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कह रहे हो ना, कुछ समझ आ गया मैंने क्या कहा? सेक्शन 10 12A अगला सेक्शन, और साथ में सेक्शन 10 12B। तो अभी ये जो सेक्शन है 10 12A एंड 10 12B, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं एक स्कीम की, और वो स्कीम का नाम है न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस। अब ये जो स्कीम है एनपीएस है ना, ये स्कीम अपने को नहीं पढ़नी है। पेंशन क्या होता है? पेंशन क्या होता है? ये अपन सैलरी हेड में पढ़ेंगे। उसमें एक स्कीम होती है न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम, थोड़ा थोड़ा उसको भी हम सैलरी हेड में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपना फोकस न्यू पेंशन स्कीम पर नहीं है, फिलहाल हमारा फोकस नेशनल पेंशन स्कीम पर नहीं है, पेंशन के कंसेप्ट पर नहीं है। अगेन इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्कीम, इट इज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। होता यह है कि आज आप पैसा जमा करते हो, आज आप पैसा जमा करते हो, एक समय तक पैसा जमा करते जाते हो, रेगुलरली उस पर ब्याज अक्रू होता जाता है, और बाद में आपको मैच्योरिटी पे पेंशन मिलती है। तो यू इन्वेस्ट, यू अर्न रेगुलर इनकम, एंड फाइनल देयर इज मैच्योरिटी। 3 पॉइंट्स ऑफ टाइम है। अब इस तीनों पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, टैक्सेशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इनिशियली जब मैं पेंशन फंड में पैसा जमा करूंगा तो क्या होगा, रेगुलर इनकम कमाऊंगा उसका क्या होगा, और फाइनली मैच्योरिटी का जो पैसा मिलेगा उसका क्या होगा। और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है उससे पेंशन लेनी पड़ती है आपको। पेंशन की फिलॉसफी है कि हर महीने पैसा मिलता है। पेंशन मतलब क्या, रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसा मिलेगा, दैट इज पेंशन। तो आपको मैच्योरिटी पे पेंशन लेनी पड़ती है, मतलब पैसा पेंशन में डालना पड़ेगा कि हर महीने पैसा मिले। दिस इज सेक्शन, दिस इज द क्वेश्चन कि टैक्सेशन में क्या होगा इस सब का।
इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, रेगुलर इनकम का क्या होगा, और मैच्योरिटी पे जब मैं पेंशन लूंगा या पेंशन फंड में पैसा डाल दूंगा जिससे मुझे पेंशन मिले, उसका क्या होगा। तो नाउ इंडियाज फिलॉसफी इज एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट। इनिशियली जब आप पेंशन फंड में पैसा डालते हो तब उस पर आपको एक डिडक्शन मिलता है। जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम में अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, इनिशियली जब पैसा डालते हो तो उस पर 80C का डिडक्शन मिलता है। यहां पर है सेक्शन 80CCD, उसका डिडक्शन मिलता है। तो मेरी इनकम 15 लाख, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए पेंशन फंड में जमा कर दिए। ये वैसे तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इनकम कमाने के बाद मैंने इसको जमा किया। 15 लाख की इनकम, उसमें से 1 लाख रुपए मैंने इनकम कमाने के बाद जमा किया। तो ये तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का कोई डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। पर मुझे सरकार एनकरेज कर रही है और उनका कहना है कि पेंशन फंड में पैसा जमा करो, हम इस 1 लाख का डिडक्शन आपको देंगे। सेक्शन 80CCD में ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम अलाउड है। ठीक है। दूसरी बात आती है रेगुलर इनकम। तो जो रेगुलर इनकम होती है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता जाता है और वो एग्जम्प्ट हो जाता है। और जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, उसमें ऐसा कहा गया है कि 25%, सॉरी 60% एग्जम्प्ट होता है और 40% जो होता है वो एग्जम्प्ट नहीं होता है। ये मत समझना वो टैक्सेबल होता है, उससे आपको पेंशन फंड खरीदना पड़ता है। मैच्योरिटी पे आपको सिर्फ 60% ही मिलता है। मान लो अपन ने जीवन भर पेंशन फंड इसमें पैसा जमा किया, एनपीएस में, जीवन भर अपन ने एनपीएस में पैसा जमा किया, 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो मैच्योरिटी पे आपको 6 लाख रुपए मिल जाएगा लमसम। और जो बचा हुआ 4 लाख रुपए, उस 4 लाख से आपको कोई पेंशन फंड खरीदना पड़ेगा जिससे आपको बचे हुए जीवन में हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। ऐसा होता है। मैंने कहा पूरा पेंशन का कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। तो मेरे ये कहना है, जो लिखा है वो ये कहना है कि 60% एग्जम्प्ट है, मैच्योरिटी पे 60% एग्जम्प्ट है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी इतना समझ लो, बचे हुए 40% का क्या होगा अभी मत समझो, बस 60% एग्जम्प्ट है। यहां लिखा है, आप देखोगे वैसे, दैट बैलेंस 40% इट इज नॉट अलाउड टू बी विड्रॉन। बचा हुआ 40% आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि पेंशन है ना, आपको तो रखना है उसको, बचे हुए जीवन तक पैसा लेना है। तो बचे हुए 40% आपको कोई फंड खरीदना पड़ेगा, पेंशन खरीदनी पड़ेगी, पेंशन प्लान खरीदना पड़ेगा, जीवन रेखा, जीवन सुरक्षा ऐसे आते हैं ना, वो खरीदना पड़ेगा। और उससे आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में। दिस इज द फिलॉसफी। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, 80CCD मिलेगा, एग्जम्पशन। रेगुलर इनकम का क्या होगा, एग्जम्प्ट। और मैच्योरिटी का क्या होगा, 60% एग्जम्प्ट, 60% एग्जम्प्ट। बचे हुए 40 का क्या होगा, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया फॉरगेट इट, अपने को कंसर्न नहीं है अभी उससे। ठीक है। अब समझो, यहां पे अपने को लिख देना चाहिए रेफर पेज एंड गो टू द चैप्टर ऑफ डिडक्शन समवेयर अराउंड पेज नंबर 160। पेज नंबर 160, you will see this section 80CCD. It's actually page 153, 153, specific page 153. Go to 153, you will see section 80CCD. This is about this new pension scheme. मिल पा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें लिखा है Tier 1, न्यू पेंशन स्कीम Tier 1 लिखा है 153। इसमें लिखा है
न्यू पेंशन स्कीम। कोई को सुनाई नहीं दे रहा है? किसको सुनाई नहीं दे रहा है? आपको नहीं सुनाई दे रहा है? आ जाओ, आगे आ जाओ। कैन यू प्लीज कम इन द फ्रंट? मैं क्या बोल रहा हूं बता दो प्लीज, भाई को सुनाई नहीं दे पा रहा है। वेरी गुड बॉय, प्लीज कम इन द फ्रंट। वेरी गुड बॉय, यस, आ जाओ, आ जाओ, बहुत ही अच्छे हो आप। आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे बताया कि नहीं सुनाई दे रहा है। आ जाओ, प्लीज ज्वाइन दिस बेंच। व्हाट्स योर गुड नेम? सॉरी, अवनीश। अवनीश भाई, अब जो अपनी बची हुई पूरी बैच है आखिरी तक, आप मेरे साथ आगे ही रहना ताकि आपको सुनने में कोई समस्या ना आए। कोई समस्या नहीं आएगी। अवनीश भाई अगर गलती से पीछे बैठ जाएं तो आप याद दिला देना कि अवनीश भाई को आगे लाना है। ठीक है, पूरी सिलेबस कोई भी क्लास में अपन जाए, यू आर इन द फ्रंट विथ मी। सुनने में और किसी को समस्या आ रही है? नहीं आ रही है? सही लग रहा है सब? चलो, नहीं तो है बहुत जगह अपने पास, बहुत जगह ही जगह हैं। सही है, सेटल डाउन। चलो अब फोकस बैक, फोकस बैक। अभी यहां पे लिखा हुआ है न्यू पेंशन स्कीम टीयर 1 लिखा है, और इसी पेज पे कहीं आपको फिर और लिखा हुआ मिलेगा समवेयर अराउंड। They will talk about again national pension scheme, which is again a new pension scheme. Additional deduction is available here. So ये भी लिखा हुआ है टीयर 1 के लिए। ठीक है, लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आप न्यू पेंशन स्कीम में करते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आप न्यू पेंशन स्कीम में करते हो तो आपको सेक्शन 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलता है। दैट इज डन। यहां लिख लो रेफर पेज 25, रेफर पेज 25। ठीक है, एंड गो टू पेज 25, गो टू पेज 25। यहां पे 10 12A के सामने लिख लो रेफर पेज 153, 153। 10 12A डील करता है अगर आप मैच्योरिटी पे पैसा निकालते हो, न्यू पेंशन स्कीम की मैच्योरिटी पे पैसा निकालते हो तो 60% एग्जम्प्ट है। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो, पार्शल विड्रॉवल है ना, यहां लिखा है पार्शल विड्रॉवल, मतलब मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हो तो रेलेवेंट सेक्शन है 10 12B, और उसमें 25% एग्जम्प्ट है। 25 लिखा है क्या? 25% एग्जम्प्ट है। तो देखो, मैंने पेंशन फंड में पैसा डाला, वो पेंशन फंड 20 साल का है, 20 साल बाद पैसा निकालूंगा तो 60% एग्जम्प्ट, 20 साल से पहले ही पैसा निकाल लूंगा तो 25% एग्जम्प्ट, ऐसा लिखा है। उसका सेक्शन कौन सा? 25% एग्जम्प्ट 10 12B। तो दैट इज सेक्शन 10 12B। बाकी क्या आपको वो खरीदना पड़ता है फंड, बाकी में आप निकाल नहीं सकते। फंड से जो इनकम होगी उसका क्या होगा? सैलरी हेड में पड़ेंगे या अदर सोर्सेस में पड़ेंगे। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है फंड में इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है। एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट है, कहां लिखा है? 80 सीसीडी। रेगुलर इनकम अक्यूमुलेट हो जाती है, उसका कोई सेक्शन नहीं है एग्जम्पशन का, वो अक्यूमुलेट होके एग्जम्प्ट हो जाती है। और मैच्योरिटी जो है वो 10 12A में एग्जम्प्ट होगी। अगर मैच्योरिटी पे निकालो, मैच्योरिटी से पहले निकालो तो 10 12B में 25% एग्जम्प्ट होगी। सही लग रहा है? अभी जितना है उतना बता पा रहा हूं मैं। पूरा पेंशन का ऐसा मत सोचो कि आज पीएचडी हो जाएगी अपनी पेंशन में। पेंशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर किताब आती है 200 500 पेज की, वो अपने को पीएचडी नहीं करनी है।
आज तो जो सामने लिखी है बात वो बोल के खत्म कर रहा हूं, पेंशन नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, जो लिखा है वो मैंने बोल दिया, बस खत्म बात। ठीक है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं कहना है। अब आगे अगला सेक्शन आता है 10 सब सेक्शन 4। 10 सब सेक्शन 4 ये सेक्शन लगता है नॉन रेसिडेंट पे। आई होप यू नो हु इज अ नॉन रेसिडेंट। चैप्टर पढ़ के आए, पता है नॉन रेसिडेंट कौन होता है? वो नॉन रेसिडेंट होता है। नॉन रेसिडेंट जो हो जाते हैं उनके ऊपर एक कानून लगता है फेमा। उस कानून के अंतर्गत अगर वो इंडिया में पैसा जमा करते हैं तो अलग अलग तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं। कई इंडियंस, लाखों करोड़ों इंडियंस इंडिया के बाहर हैं, केवल 40 लाख इंडियन तो अमेरिका में है। इंडियंस बहुत सारे हैं दुनिया भर में और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब वो बहुत सारा पैसा वहां कमा रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ये है कि वो पैसा इंडिया में जमा करें। ऑब्वियसली वो पैसा इंडिया में जमा करेंगे तो हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी। फॉरेन करेंसी मिलेगी जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक सब्जेक्ट है कि फॉरेन करेंसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे सेटल करें, वो उसमें एक क्वेश्चन है। तो हमारे लिए गवर्नमेंट एंगल से बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम ये चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा है। तो हम इंडियंस को एनकरेज कर रहे हैं कि आप ऐसा करो कि इन्वेस्ट करो। हम इंडियंस को एनकरेज कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो, बाहर चले गए तो भी इंडिया में बैंक में पैसा जमा करो। नेचुरली उनको इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा यह है कि वहां पे उनको ब्याज मिलता है 0.5%, 1%, 1.5%। इंडिया में मिलता है 6%, 7%। ये नेचुरली फायदा, क्योंकि इंडिया में ब्याज का रेट ज्यादा है, फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज में कम है। दूसरा फायदा हम ये दे रहे हैं टैक्स में, कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और आरबीआई के फेमा के लॉ के हिसाब से अगर वो ये अकाउंट खुलवाता है, ये अकाउंट का नाम है एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल करेंसी अकाउंट, एनआरई अकाउंट। अगर कोई एनआरई अकाउंट खुलवाता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल करेंसी अकाउंट खुलवाता है, तो उस एनआरई अकाउंट का जो ब्याज है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एनआरई अकाउंट की फिलॉसफी ये है कि ये नॉन रेसिडेंट खुलवाता है, इसमें जो पैसा जमा होता है वो एक्सटर्नल करेंसी में होता है। तो अपने बैंक अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट चलता है वो रुपीस में चलता है, इनका डेबिट क्रेडिट चलता है डॉलर में। तो इंडियन कोई यूएस में बैठा है, वहां पे एसबीआई बैंक में जाके, वहां भी एसबीआई की ब्रांच है, एसबीआई में जाके डॉलर में पैसा जमा कर सकता है। और अब ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वो एसबीआई में जाकर डॉलर में पैसा जमा कर सकता है। तो हिज डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इन डॉलर्स। इससे एसबीआई को फॉरेन करेंसी मिलेगी, एसबीआई के जरिए बैंक्स को फॉरेन करेंसी मिलेगी, रिजर्व बैंक को फॉरेन करेंसी मिलेगी, विच विल हेल्प देम इन मेकिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमको ये फायदा है, इसीलिए हम एनकरेज कर रहे हैं कि सर आप एनआरई अकाउंट खुलवाओ, उस पर ब्याज भी एग्जम्प्ट कर देंगे हम। ये एग्जम्पशन है, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जम्पशन आता है 10 सबसेक्शन 15। 10 सबसेक्शन 15। 10 सबसेक्शन 15 एक बार आप पढ़ चुके हो, देखो पहले 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 6 पढ़ा है। 10 सबसेक्शन 15 में कई क्लॉजेस हैं, ये एक दूसरा क्लॉज है, यहां क्लॉज नंबर नहीं लिखा है पर ये दूसरा क्लॉज है। अब इसमें क्या दिया हुआ है ये समझो। पोस्ट ऑफिस में अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाता है तो उस पे साल का 3500 रुपए तक का ब्याज एग्जम्प्ट है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब भारत को आजादी मिली थी तब ऐसा होता था कि हमारे यहां जो सबसे बड़ा नेटवर्क था वो पोस्ट ऑफिस का था। धीरे धीरे बैंक का भी नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, पर उस समय पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा नेटवर्क था। पोस्ट ऑफिस का तो गांव गांव में था पोस्ट ऑफिस, आजादी के समय की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क, तो भारत की सरकार का यह कहना था कि लोगों को सेविंग करने के लिए कैसे एनकरेज करें।
हम कहते बैंक में पैसा जमा करो, पर बैंक अपने यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और बीच में डाकू खड़क सिंह मिल गया अपने को। 80 किलोमीटर दूर बैंक में पैसा जमा करना निकालने में बहुत सारे डाकू मिल सकते हैं अपने को, वो पैसा लूट सकते हैं। अपने नजदीक पोस्ट ऑफिस है, वहां अपन पैसा जमा कर सकते हैं, सुरक्षित रहेगा। तो आज भी पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता है, पोस्ट ऑफिस में भी बैंक अकाउंट जैसा अकाउंट खुलता है, वेयर यू कैन ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट, वेयर यू कैन ओपन एन एफडी अकाउंट ऑल्सो। तो पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा आज भी होता है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा होता था, आज उसका अमाउंट कम हो गया है क्योंकि अब बैंक तो हर गली में पहुंच गई है। तो अब पोस्ट ऑफिस में अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाता है, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज साल का 3500 रुपए तक एग्जम्प्ट होगा। थिंक अबाउट इट, साल का 3500 रुपए का ब्याज एग्जम्प्ट है। I'll just call up there. There is some problem in that room. So I'll just start back. See, section 10 subsection 15 ये कहता है कि पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर ब्याज 3500 रुपए साल का एग्जम्प्ट है। मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का फिलॉसफी बताया कि आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ऐसा फिलॉसफी बताया। अब जैसे मान लो किसी ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोला, वहां पे उसको ब्याज मिला साल का 4000 रुपए। सुनना बात, बाद में कंफ्यूजन होगा और आप बोलोगे सर आपने नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ भी अगर अपने को याद नहीं है तो अपना यही कहना रहता है इसने नहीं पढ़ाया। मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं सुन रहे हो। सुनो बात, पोस्ट ऑफिस में अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया और उसने 4000 का ब्याज कमाया तो 3500 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा और 500 रुपए पे टैक्स लगेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ इट। ठीक है, कोई ने 2000 का ब्याज कमाया साल में तो पूरा 2000 एग्जम्प्ट, 10,000 का ब्याज कमाया तो 3500 एग्जम्प्ट है और 6500 रुपए पे टैक्स लगेगा। ठीक है ना बात। तो अपने को टैक्स केवल उस अमाउंट को करना है विच इज ओवर एंड अबो 3500 पर ईयर। एनुअल है ये, पर एनम 3500 रुपए एग्जम्प्ट है। ये हो गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। वी आर थ्रू विथ इट। अगला सेक्शन मैं एक बार मैं अपनी तरफ से बता दूं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। आप क्वेरी आप मत भूलो, इसलिए लिख लो आप ना, बहुत अच्छे हो आप, क्वेरी को लिख लोगे। ठीक है, मत भूलो, मैं भूल जाऊंगा। सब लोग क्या होता है कि आपकी क्वेरी के कारण सब इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द क्वेरी, तो मोमेंटम खत्म हो जाता है। वैसे भी खत्म हो गया, आपने इतना सब कहा तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ा, पर इट हैपन्स
जो लोग सुन रहे हैं क्लास में, एक मोमेंटम में पढ़ रहे हैं, आपको एक क्वेरी है, इट डिस्टर्ब्स एवरीवन. व्हाई? बिकॉज मोमेंटम गड़बड़ हो जाता है. तो आई विल हैंडल योर क्वेरी, बट लेट मी कंक्लूड माई पार्ट फर्स्ट. जो 3 4 5 प्रोविजंस पढ़ाने, एटलीस्ट वो पढ़ा दूं, फिर अपन क्वेरी हैंडल करते हैं. चल पाएगा या बहुत ही अर्जेंट आ रही है क्वेरी? जिनको आ रही है, इस सब को कहने के बाद भी चल पा रहा है क्या? किनको था क्वेरी का प्रॉब्लम? कोई था ही नहीं जिसको क्वेरी का प्रॉब्लम था. पता नहीं एकदम कहां से आवाज आई, आई डोंट नो. चलो अभी चल पाएगा जिनको भी था अभी, आई डोंट नो. थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अपनी तरफ से बातें समझा दूं, फिर आई विल डिस्कस इट आउट. राइट? सेक्शन 10 सब सेक्शन 20. अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. माई प्रॉब्लम इज आई वॉन्ट दैट एटलीस्ट जो बेसिक बात है वो सबको एक बार कम्युनिकेट हो जाए. एडिशनल आपको कुछ क्वेरी है, हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे बेसिक बात का पूरा फंडामेंटल चेंज हो जाए, पर एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर दूं, तभी मैं शायद उसको कह पाऊंगा कि हाँ अब कोई इशू हो तो अपन एड्रेस कर सकते. अदरवाइज ऐसे तो हर लाइन में बोलूंगा एंड यू विल कम अक्रॉस कि सर इस लाइन में भी क्वेरी है, फिर उसका आंसर दूंगा उसमें भी क्वेरी है. तो अपनी पूरी बैच 1.25 घंटे की, उसमें सिर्फ यही अपन करेंगे कि एक ही लाइन पढ़ पाएंगे, और उसमें भी 6 7 क्वेरी तो रह ही जाएगी. तो लेट मी फर्स्ट क्लोज माई पॉइंट एंड देन आई विल कम टू द क्वेरी. विल इट बी ओके दिस वे? इज इट ओके टू एवरीवन? यस और नो? यस? ओके. सो दैट मोमेंटम इज नॉट डिस्टर्ब. अभी देखो अपना मोमेंटम गड़बड़ हो गया ना, इसमें अपन मतलब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. मोमेंटम आप जो सुन रहे हो, फिर अब क्या होता है, क्वेरी जैसे आ गई तो मैं डिस्कशन में चला गया, फिर वापस से जब मैं इनिशिएट करता हूं तो सबको सेटल होने में 1 2 मिनट लग जाते हैं, तब तक एक आध प्रोविजन छूट जाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम. तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 ये अपने को पढ़ना है. अब ये जो प्रोविजन है ये डील करता है विथ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस. आपको ध्यान होगा कौन से होते हैं 7 कैटेगरी ऑफ पर्संस? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP. लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन. लोकल अथॉरिटी में 3 आते हैं, तब मैंने बताया था. शहर में आता है म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गांव में आता है पंचायत, और मिलिट्री की जो छावनी होती है वहां पर आता है कैंटोनमेंट बोर्ड. कैंटोनमेंट एरिया में आता है कैंटोनमेंट बोर्ड. ये लोकल अथॉरिटी है. इस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, ये मैंने कहा था. इस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, कह चुका हूं मैं. अब ये जो चैप्टर है एग्जम्प्ट इनकम, ये कहता है ये एग्जम्प्ट है. पर्सन तो है ये लोकल अथॉरिटी, पर्सन है तो इनकम टैक्स लग सकता है, पर इनकम टैक्स लगने की 6 कंडीशन है, एंड वन ऑफ द कंडीशन इज इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट. तो वैसे तो लोकल अथॉरिटी पर्सन है, उसका टैक्स रेट भी बढ़ा दिया मैंने 30%, पर आज जाके मैं फाइनली कह रहा हूं कि इन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. कई लोगों को बहुत बुरा लगा था कि ये तो सरकार का हिस्सा है, लोकल म्युनिसिपैलिटी पे कहां से टैक्स लग जाएगा सर, वो तो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है. आप कह रहे हो पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा. तो देखो मैं सिस्टमैटिकली पढ़ाना चाह रहा हूं. लोकल अथॉरिटी इज अ पर्सन, यस, दे हैव गिवन द टैक्स रेट्स, यस 30%, बट एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर में लोकल अथॉरिटी को उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया. अब एग्जम्प्ट किया इसका यह मतलब नहीं है कि बस खत्म ही हो गई बात. उन्होंने ये कहा कि लोकल अथॉरिटी की ऑलमोस्ट सारी इनकम एग्जम्प्ट है. एक आध इनकम को छोड़ के लोकल अथॉरिटी की बाकी सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है. एक आध इनकम को छोड़कर लोकल अथॉरिटी की ऑलमोस्ट सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है. अब वो एक आध इनकम कौन सी है जो टैक्सेबल होती है, इसको मैं उल्टी तरीके से बताता हूं. 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं. कभी सुना है आपने 5 हेड्स? अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज. बहुत बड़ी बड़ी बातें ही है, इस पे एक एक चैप्टर है, मतलब 3 महीने पढ़ोगे आप.
सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें से सैलरी हेड तो क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, क्योंकि वही नौकरी करता है। लोकल अथॉरिटी या कंपनी तो नौकरी करती नहीं है। तो बेसिकली 4 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये 4 हेड्स में से लोकल अथॉरिटी के 3 हेड्स एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। 3 हेड तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट। अब एक हेड बचा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड अदर। स्पेसिफाइड क्या होता है मेरे को नहीं पता, पता भी होगा तो बताऊंगा नहीं। स्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफाइड, खत्म। जो स्पेसिफाइड है, जो नोटिफाइड है, टेंशन नहीं लेना उसका। स्पेसिफाइड बिजनेस भी एग्जाम। तो अल्टीमेटली लोकल अथॉरिटी को टैक्स किस पे लगा, केवल बिजनेस इनकम पर, वो भी अदर देन स्पेसिफाइड। बस अल्टीमेटली जो इतनी मगजमारी आप कर रहे हो पहले चैप्टर से लोकल अथॉरिटी के बारे में, वो उसका क्रक्स ये है कि लोकल अथॉरिटी पर्सन तो है, पर उसको इनकम टैक्स केवल लगता है इस इनकम पे, केवल बिजनेस इनकम पे, वो भी अदर देन स्पेसिफाइड इनकम पे 30% की रेट से। ठीक है, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, लोकल अथॉरिटी की इनकम एग्जम्प्ट है। 1020 आई एम डन विथ इट। अगला सेक्शन पढ़ाता हूं मैं, फिर आते हैं अपन क्वेरीज पे। 13A, 13B नहीं पढ़ाऊंगा आज, 13A पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेरीज पे आते हैं। 13A डील करता है पॉलिटिकल पार्टीज पर। पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस। कांग्रेस सुना है आपने, कांग्रेस एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस, आप सुना हो आपने, है ना, ऐसे सब पॉलिटिकल पार्टीज होती है। जेडी, आरजेडी, है ना, बहुत सारे होते हैं, कई आपको सब पता है, यू नो इट बेटर, यू आर मोर इनटू द पॉलिटिक्स। तो अभी न्यूज़ पढ़ते हैं ना अपन, काफ़ी सारा सुनते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पता है, मैं इतना जानकार नहीं हूँ उसमें। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, सवाल ये था उन पर इनकम टैक्स लगेगा क्या। मतलब बीजेपी को भी बहुत इनकम होती है, साल का 150-200 करोड़ का उनको डोनेशन मिलता है, पार्टी फंड में पैसा मिलता है। उनकी कई प्रॉपर्टीज है, उन पे उनको रेंट मिलता है, बैंक में पैसा जमा है, उस पर ब्याज मिलता है। फिर कोई व्यापार भी वो कर लेते छोटा मोटा, अखबार छापते हैं, जैसे जनरली पॉलिटिकल पार्टीज अखबार छापते हैं, सोवेनियर छापते हैं, कई समोसा भी बेचते हैं, ठीक है, पकोड़े बेचते हैं, चाय बेचते हैं, है ना, तो झाड़ू भी बेचते हैं, और फिर मफलर बेचते हैं ठंड में दिल्ली में। तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को जो इनकम होती है वो उसका क्या होगा, उस पर टैक्स लगेगा क्या। लगना नहीं चाहिए। सब जितने वहां बैठे हैं 543 और जो उनके सब लोग हैं, उनका कहना था अपने पर थोड़ी टैक्स लगना चाहिए, अपन तो देश का कितना कल्याण कर रहे हैं, सभी देश का कितना कल्याण कर रहे हैं, सभी देश के हित में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं देश का हित में कर रहे हैं। अब उन सब ने यह कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टी इतनी अच्छी है तो उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने सेक्शन लिखा, सेक्शन 13A। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट। इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया। नहीं तो क्या होता है, जो प्रस्ताव कांग्रेस वाले लाते हैं उसका विरोध बीजेपी करती है, जो बीजेपी वाले लाते हैं उसका विरोध कांग्रेस करेगी। अभी तो ऐसे ही चलता है, पर इसका विरोध कौन करेगा। दोनों का आप मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट है, बायस है, पर्सनल इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट। बट कौन सी इनकम एग्जम्प्ट, सारी इनकम एग्जम्प्ट क्या, और फिर कोई कंडीशंस फुलफिल करनी होगी ना कि आप ऐसा करोगे तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। तो यस, दे हैव सेड सर्टेन कंडीशंस एंड दे हैव आल्सो सेड कि ये वाली इनकम एग्जम्प्ट है। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती है।
नहीं तो ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी क्लास में भी कोई छात्र नेता बन गया, उसने कहा मेरी मैं भी नेता हूं, ठीक है। अपने दोस्त में अपने कोई एकाध होता है, पार्टी वार्टी पे अपन जाते हैं तो अपन खुद ही कह देते हैं ये नेता आदमी है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा अपने एकाध दोस्त मिल जाता है नेता। तो वो नेता अपने मन में होने की बात नहीं कर रहे हैं, अपन वो नेता की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, उसका कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें रजिस्टर्ड है। अब पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, बट बेसिकली देयर आर 4 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी हेड तो इररेलेवेंट है, वो सिर्फ इंडिविजुअल में। कौन कौन से हेड है? हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस। 4 हेड में से 3 हेड तो आउटराइटली एग्जम्प्ट, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट, अदर सोर्सेस एग्जम्प्ट और कैपिटल गेन एग्जम्प्ट, क्लियरली लिखा है। अब वैसे तो इनको जो डोनेशन मिलता है वही सबसे बड़ा अमाउंट होता है, साल का 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे मिलते हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो शायद उनकी बिजनेस इनकम होगी। तो शायद उनका व्यापार ही ये है, लोगों से पैसा लेकर देश का कल्याण करना, ठीक है। तो उनका बिजनेस है ये। अब बिजनेस में उनको ये जो डोनेशन मिलता है वो एग्जम्प्ट है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज डोनेशन, ये एग्जम्प्ट है। इसके अलावा वो कोई व्यापार करते हैं तो वो टैक्सेबल है। मतलब आप सोच सकते हो कि इनकी भी बिजनेस इनकम के 2 हिस्से हो गए, एक है डोनेशन रिलेटेड और एक है अदर बिजनेस, पकोड़ा बेचना, समोसा बेचना, वॉटेवर, वो जो अपन ने मफलर वफलर ये वो बोला, तो ये अदर बिजनेस। ये इनकम टैक्सेबल है, बाकी सारी इनकी इनकम एग्जम्प्ट है। बट दिस एग्जम्पशन इज नॉट ब्लैंकेट, ओपन एग्जम्पशन नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी जाकर आपकी कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम एंड डोनेशन इनकम एग्जम्प्ट होगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी इनकम एग्जम्प्ट होगी, सही है। अब कंडीशन क्या है? ये थ्योरी है, ये रटना है। एग्जाम में आएगा तो लॉजिकली नहीं लिख पाओगे। ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्या थ्योरी आती है सर एग्जाम में? क्या थ्योरी आती है एग्जाम में? मैं बता चुका हूं, 60 नंबर के पेपर में से 10% के आसपास थ्योरी एक्सपेक्ट करना, 6-7 नंबर की थ्योरी एक्सपेक्ट करना, तो थ्योरी आती है। तो सर 6-7 नंबर छोड़ देंगे ना, वैसे भी अपने को कौन से मतलब 100 में से 100 लाने, वो आपका कंसर्न है, वो आप देख लो। वैसे भी 50 अटेम्प्ट करोगे तो 50 थोड़ी आ जाएंगे। स्कूल नहीं है ये, बोर्ड एग्जाम नहीं है। 50 अटेम्प्ट किए 52 आ गए, बोर्ड में हो जाता है, ठीक है। बोर्ड वाले बहुत कंपैशनेट लोग हैं, 90 का अटेम्प्ट करके 95 आए होंगे, मेरे को नहीं पता किसी को, बोर्ड में हो जाता है, यहां नहीं होता है। यहां तो 50 अटेम्प्ट करते हैं तो आधे ही मानो आप, आधे ही आएंगे, 25 ही आएंगे, ठीक है। अब वो आप देख लो कितने चाहिए आपको, वो आपकी कंसर्न है, वो आप देख लो। आपको 50 चाहिए, 40 चाहिए, ठीक है, वो आप देख लो, 60 चाहिए। मैं तो बता रहा हूं कि थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है। थ्योरी पास कराता है सीए इंटर। सीए इंटर के 800 नंबर में से 450 नंबर से ज्यादा की थ्योरी आती है। तो अगर आप 450 नंबर छोड़ के जाना चाहते हो, आपकी इच्छा। 350 का करके कौन से 350 को ले आओगे, और 350 से पास नहीं होते हैं, ठीक है। आपको कम से कम 400 चाहिए। थ्योरी इज नॉट अ चॉइस, थ्योरी इज अ कंपल्शन। पर सर थ्योरी में बहुत बोरियत लगती है, आई डोंट नो, थ्योरी कोई को बोरिंग लगती है क्या? कोई ऐसा है जिसको थ्योरी बोरिंग लगती है? थ्योरी बोरिंग लगती, सुनाई दे रहा है आपको मतलब? चलो ये तो कंफर्म हो गया, थ्योरी बोरिंग लगती है।
लगती है, सबको थोड़ी थोड़ी लगती है। कसम खा लो, थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। कोई को थ्योरी बोरिंग लगती है? सबसे पहले ये रटो की थ्योरी सबसे अच्छी लगती है। थ्योरी में ही मजा आता है, रट लो, थ्योरी में ही मजा आता है। थ्योरी बोरिंग लगती है? थ्योरी में ही मजा आता है। वी इंजॉय थ्योरी। तो अब मजा आता है ना थ्योरी में, मजे से पढ़ो, ध्यान से सुनो। 6 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, you have to maintain proper books of accounts. Condition number 2, these accounts should be audited. What is audit? पता नहीं, 100 नंबर का सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता ऑडिट क्या होता है, अलग से पढ़ना 100 नंबर में, मैं थोड़ी पढ़ूंगा वो सब्जेक्ट। ऑडिट कराना है, बस खत्म। अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑडिट कराना है। थर्ड कंडीशन, 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिलता है तो किससे मिला, नाम पते का हिसाब रखो। कई बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि वो पार्टी फंड में 1 करोड़ ले लिया इनने और टेंडर पास कर दिया, होते ना एलिगेशन, लिया या नहीं लिया, ऐसे एलिगेशन तो आते हैं। सुनने में आता है कि ये तो बीजेपी को फंड करते हैं अंबानी जी, तो इनको इसलिए, ठीक है, आई डोंट नो, एलिगेशंस तो लगते हैं। व्हाट इज ट्रूथ वी आर नॉट कंसर्न्ड, एलिगेशंस लगते हैं। ऐसे एलिगेशंस भी नहीं लगने चाहिए। तो आपको जिससे पैसा मिल रहा है उसका नाम और पते का हिसाब रखो, कौन दे रहा है आपको पैसा, ताकि कोई बाद में आपको क्वेश्चन नहीं कर सके कि अंडर द टेबल आपको पैसा उसने दे दिया। वेरी फेयर थिंग, राइट? तो 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिल रहा है तो उसका नाम पते का हिसाब रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2,000 से ऊपर का डोनेशन मिल रहा है तो बैंकिंग चैनल से मिलना चाहिए, कैश में नहीं मिलना चाहिए। अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे पहले लोगों ने यही कहा कि आपके पार्टी फंड में कितना डोनेशन चेक से आता है बताओ, कैश में खुद लेते हो और हमको कैश मना कर रहे हो। लोग, पीपल वर एक्चुअली अनहैप्पी, तो उनने, लोगों ने चैलेंज करना चालू कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को। बताओ आपकी पार्टी फंड में इस साल 150 करोड़ आया है बीजेपी में, कितना आया चेक से? अकाउंट पे ही चेक कर रहे हो ना बहुत, कितना आया बैंकिंग चैनल से? डिजिटल इंडिया, बताओ डिजिटल इंडिया आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कितना है? तो दे सेड इन इनकम टैक्स कि अब हम भी पैसा चेक से लेंगे, अब हम भी पैसा चेक से लेंगे। 2,000 से ऊपर का कोई भी डोनेशन देगा तो इट हैज टू बी बाय बैंकिंग चैनल, दैट इज बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अलग अलग होता है, आपने सुना होगा एनईएफटी होता है, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है, भीम, ये सब होते हैं ना, वो पेटीएम, ये सब आप करते होगे, यू मस्ट बी अवेयर। सो दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट है, राइट? यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम, एनईएफटी, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चलेगा। इट शुड बी थ्रू बैंकिंग चैनल्स, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये सब चलेगा। अभी आपको 2,000 से ज्यादा का डोनेशन मिल रहा है तो बैंकिंग चैनल से मिलेगा, तभी एग्जम्पशन मिलेगा, नहीं तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। फिर पॉलिटिकल पार्टी, अगली कंडीशन है दैट यू हैव टू गिव द रिपोर्ट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। डी पॉइंट मैंने अब बता रहा हूं। क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बने, क्यों बनाता है पॉलिटिकल पार्टी? क्यों बनाता है? क्योंकि वो देश का हित चाहता है। अपन पेपर पे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाकी जो आपको पता है वो आपको पता है, ठीक है, अपन पेपर पे बात कर रहे हैं। पेपर पे बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? देश के हित में। समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना मत रखना चाहते हैं, राइट? दैट इज व्हाई दे मेक द पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी ने साल भर में किया क्या? आपने पार्टी तो बना ली, किया क्या? तो उसकी एक रिपोर्ट सबमिट होती है पार्लियामेंट में। इस साल हमने 40 बार सर पथराव किए, पुतले जलाए, 800 पुतले जला दिए साल भर में। ये रिपोर्ट देनी पड़ती है उनको पार्लियामेंट में कि पुतले जलाए, घेराव किए, पथराव किए, धरना दिया, हड़ताल किया, यही सब तो करना है उनको। दैट इज हाउ दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल दे फाइट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज हाउ दे फाइट। सो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करती है,
तभी उनको एग्जम्पशन मिलेगा, ये लिखा हुआ है। और आखिरी कंडीशन, उनको इनकम टैक्स में हिसाब देना है, रिटर्न। तो रिटर्न ड्यू डेट तक भरना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या होती है? रिटर्न का चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। पर अगर ये 6 की 6 कंडीशंस आप फुलफिल करोगे तभी आपकी इनकम एग्जम्प्ट है। क्या 6 कंडीशन है? थोड़ा 1 मिनट बोलो। कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। कंडीशन 2, ऑडिट कराना पड़ेगा। कंडीशन 3, 20,000 से ऊपर का डोनेशन मिलता है तो नाम और पते का हिसाब रखना पड़ेगा। नंबर 5, 2,000 से ऊपर का डोनेशन मिलता है तो अकाउंट पे ही चेक वगैरह से मिलना चाहिए। नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एंड नंबर 6, रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भरना पड़ेगा। ये सिर्फ कंडीशन सुनने से एग्जाम पास नहीं होगी, समझने से भी पास नहीं होगी। ठीक है, उनके पास कोई मशीन नहीं लगी है कि अपन एग्जाम हॉल में गए, अपने दिमाग में वो मशीन लगा के देख लिया उनने और कह दिया ये तो बहुत पढ़ के आया है, पास, सीधे सीए फाइनल में। इतना पढ़ लिया, सीए ही बना दो इसको। ऐसी कोई थर्मोमीटर, ऐसी कोई मशीन नहीं है। The only way you can pass the exam is by writing the thing in the exam. तो लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे? समझ के तो लिख नहीं सकते, रट के लिखना पड़ेगा। मैं डे 1 से कह रहा हूं, रटने की परीक्षा है, रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। रटे कैसे? रटे कैसे? अच्छे से, अच्छे से रटो। अच्छे से कैसे रटें? आप एक्सपर्ट हो, 15 साल से रट रहे हो, 15 साल हो गए रट रहे हो। सच बता रहा हूं, रटना पड़ता है। ठीक है, और रटने के बाद उसका कंसेप्ट समझ आता है। एक बार रटना पड़ता है। नर्सरी में कैसे रटा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसे ही रटना है। सुबह 4 बजे उठ जाओ, घर की गैलरी में जाके जोर जोर से चिल्लाओ, रिटर्न ड्यू डेट तक भरना पड़ेगा, अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। या रात को 12 बजे सब सो गए, अपन छत पे गए, बैल्कनी में गए और रट। दिस इज हाउ आई थिंक पीपल लर्न इट। सुबह जल्दी उठ के, रात को जल्दी देर तक पढ़ के, या लिख कर रटते हैं। ठीक है, या रिपीट करके, जैसे भी आप रटते हो आपका स्किल सेट है। रटना पड़ेगा। 6 कंडीशन में से 4 ही लिखी, उनको नहीं पता है कि क्लास में आप समझ गए थे, उनको लगेगा 4 ही आती है आपको। यू हैव टू राइट ऑल दी 6 कंडीशंस इफ दे आस्क। कैसे रटोगे? आपका टेंशन है, मैं आपकी मदद यहीं तक कर सकता हूं, बार बार बोल के कि रटना पड़ेगा। सबसे पहले ये रटो कि रटना पड़ेगा, उसके बाद रटो और कम से कम इसको जो आप पढ़ रहे हो उसको घर जाकर 15 दिन बाद एक बार पढ़ो। अभी तो पढ़ ही लो, क्लास के बाद हो सकता है एक बार और घर जाके पढ़ो। 15 दिन बाद तो कम से कम आप पढ़ो ही उसको। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन फिर करके देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बात पे तो। कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो अब? पर्सन या इनकम में जो पॉइंट्स पढ़े थे देख लो कितना याद है आपको। और अभी स्टार्ट हुआ है। वंस यू गो ऑन विद द सब्जेक्ट, इतनी 2000 बातें इकट्ठी हो जाएगी, तब सोचना कि कितना आता है। ओनली वे टू डू इट इज रिवाइज। अभी पढ़ रहे हो, 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज करो, फिर हो सकता है 15 दिन बाद करो, हो सकता है 2 महीने बाद करो। रिवीजन नहीं करोगे, मैं अश्योरेंस दे रहा हूं, बैच खत्म होगी, आप बोलोगे सर कुछ नहीं आता है। मैं अश्योरेंस दे रहा हूं, आई एम टीचिंग फ्रॉम 12-13 ईयर्स। अश्योरेंस है मेरा, लिख लो। रिवाइज नहीं करोगे, बैच खत्म होगी, उस दिन आप बोलोगे कि सर सिर्फ लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ाया वो आता है, बाकी सब साफ हो गया। मेरा अश्योरेंस है, लिख लो, मजाक नहीं है ये। रिवाइज नहीं करोगे, ये होने वाला है। ये बोलोगे कि सर फर्स्ट ग्रुप पहले पढ़ा, सेकेंड ग्रुप साथ में चल रहा था, आखिरी में तो सेकेंड ग्रुप की क्लासेस चल रही थी, आखिरी के 1 महीने फर्स्ट ग्रुप पूरा साफ हो गया। अब अगस्त में बैठे हैं, सेकेंड ग्रुप आता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसके भी आखिरी के चैप्टर आते। क्या करे सर, फर्स्ट दे सेकेंड दे, दोनों दे। दोनों कैसे दे?
समझ नहीं आ रहा है, आते ही नहीं है सर, पढ़ा था तब सब आता था, अब कुछ नहीं आता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विच यू विल फेस, बिलीव मी। इंटर का सिलेबस बहुत ज्यादा है फाउंडेशन से, 5, 7, 10 गुना ज्यादा है, सब्जेक्ट ही डबल है, और उन डबल सब्जेक्ट्स में इंटरनली सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, सो बहुत सिलेबस है, बहुत ज्यादा, हर सब्जेक्ट में कंटेंट बहुत ज्यादा है। रटो, रटोगे नहीं, प्रॉब्लम आपका है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा तो बात खत्म हो गया, इसके बाद मेरे को एग्जाम इनकम अगली बैच में पढ़ाना है आपको, पर एग्जाम में करना है, आप नहीं पास हुए एग्जाम, तो आपको एग्जाम इनकम वहां पर लिखना है। आपको पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट आता है एग्जाम में, तो लिखना है, एंड यू डोंट नो आएगा कि नहीं, सो यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू अप्लाई इट इन द एग्जाम, बिलीव मी, you have to therefore practice revising it. The only way is practice revising it. Abhi let us come to the queries. Yes please, somebody was asking. Yes please. 20,000, हाँ जी, आप 2,000 का डोनेशन अकाउंट पे ही चेक से मिल गया, तो आपका कहना है कि वैसे ही उनके नाम पते पता चल गए आपको, पर उसका रिकॉर्ड रखना है, रजिस्टर रखना है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा बैंकिंग चैनल से आ गया, किससे आया, उसमें बैंक अकाउंट में पता नहीं चलता है, उसमें तो आता है आईएमपीएस से आया। बैंक से पूछ के पता करके उसका रजिस्टर बना के रखो, एग्जैक्टली नाम और पते का, ये दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। 10 सबसेक्शन 15 मतलब ये वाला, थैंक यू, हाँ जी चलो, थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आई डोंट नो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट और इट वाज समथिंग एल्स, बट आई अप्रिशिएट। यस प्लीज। 30, इसमें 3500 रुपए है, नहीं सेविंग अकाउंट लिखा ना, देखो सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी पे नहीं है, सेविंग अकाउंट, सेविंग, एफडी में एक भी रुपए एग्जाम नहीं है। यदि 2 मिनट क्वेरी कर लूं भाई, चलो एक आध क्वेरी यहां पर है सर, सेक्शन नंबर याद रखने क्या, तो मैं आपको कल बता दूंगा फाइनली कि अभी तक जो पढ़ा उसमें कौन से सेक्शन नंबर याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।